हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ राजस्थान काउंसलिंग के बारे में। नीट एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगने लगती है कि किस तरीके की काउंसलिंग करनी है, क्या फ़ीस भरनी है, बॉन्ड पॉलिसी क्या होता है, डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत ट्रिकी होती है काउंसलिंग, तो वो मैं आपके लिए ईजी करने आ गई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी राजस्थान काउंसलिंग के बारे में कि कैसी फ़ीस लगती है, क्या राउंड्स होते हैं, कब आपकी रिफंडेबल फ़ीस फॉरफीचर हो जाएगी। ये सब मैं आपको आज डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, आपको कितनी फ़ीस देनी है रजिस्ट्रेशन करते टाइम। आपको राज यूपी नीट में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है सबसे पहले। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं बच्चों, तो आपको देना है 2,500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस। और अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको देना है 1,500 रुपये। ठीक है। और ये जो राजस्थान की फ़ीस है, जो सीट है, वो है क्लोज्ड स्टेट बच्चों। राजस्थान की जो सीट्स हैं वो क्लोज्ड स्टेट है, बट वो थर्ड राउंड में ओपन हो जाती है। थर्ड राउंड में ओपन हो जाती है मतलब कि जैसे ही थर्ड राउंड आएगा बच्चों, यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे। मतलब कि बाहर के बच्चे यहाँ के मतलब राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस में आ सकते हैं। ओपन स्टेट मतलब ये होता है बच्चों, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के, वो ओपन होना मतलब कि बाहर के बच्चे आ सकते हैं। क्लोज्ड मतलब होना कि उसी स्टेट के बच्चे उसके अंदर रहेंगे। ठीक है। और जहां वो रहते हैं, मतलब कि अगर राजस्थान के रेसिडेंट्स हैं वही अलाउड हैं वहां पर, अगर ये क्लोज स्टेट है तो। और गवर्नमेंट तो आपको पता ही है कि 85% होता है, तो उसमें बाहर के बच्चे अलाउड नहीं होते हैं। जिनके पास डोमिसाइल क्राइटेरिया होता है वही अलाउड होते हैं, है ना बच्चों। अब देखो, बात कर लेते हैं सिक्योरिटी अमाउंट की, कि आपको रजिस्ट्रेशन के साथ रिफंडेबल फीस भी देनी है, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी है। अब देखिए कहाँ कहाँ आपको क्या देना है। अगर आप गवर्नमेंट BDS में काउंसलिंग करेंगे तो आपको 10,000 रुपीज़ देना है। ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट MBBS के लिए कर रहे हैं बच्चों, तो आपको 50,000 रुपए देने होंगे। अगर आप प्राइवेट MBBS कॉलेज के लिए कर रहे हैं तो आपको 5 लाख रुपए देने होंगे। अगर आप MBBS NRI सीट्स के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो भी आपको 5 लाख रुपए देने होंगे। और MBBS मैनेजमेंट सीट्स के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप 2 लाख रुपए देंगे। यानी कि अगर बाहर से बच्चे आते हैं, मैनेजमेंट सीट्स को लेना चाहते हैं, तो वो कितना देंगे? 2 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों डोमिसाइल क्राइटेरिया की, मतलब कि आप कब एलिजिबल हैं राजस्थान के काउंसलिंग के लिए। ठीक है। तो कुछ इसमें रूल्स हैं और मतलब कि अगर आप इसमें से किसी में फिट आते हैं तो आप वहाँ के डोमिसाइल क्राइटेरिया में फिट होते हैं, आप वहाँ के काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है। अगर बच्चों आप नेचुरल रेसिडेंट्स हो बच्चों, अगर आपने 5 साल वहाँ पर पढ़ाई की हुई है, ठीक है, अगर आपने बच्चों वहाँ पर 5 साल पढ़ाई की हुई है 1 to 12 के बीच में, और आपके पेरेंट्स 10 साल से ऊपर रहे हैं, तो आप वहाँ के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। या फिर आप बोनाफाइड रेसिडेंट्स हो, मतलब कि पेरेंट्स जो हैं वो बोनाफाइड रेसिडेंट्स हैं राजस्थान के, और उनके बच्चों ने बाहर से पढ़ाई की है, यानी कि स्टेट के बाहर से पढ़ाई की है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी कि आपके पेरेंट्स राजस्थान गवर्नमेंट में काम करते हैं, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और राजस्थान में पोस्टेड हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसा हो सकता है। ठीक है। उसके बाद डिफेंस पर्सनल, यानी कि सेंट्रल, अभी जो मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट में, पर आपके जो पेरेंट्स हैं वो 3 साल तक होना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं बच्चे, जो भी पेरेंट्स काम कर रहे हैं, वो 3 साल तक वहाँ पर काम करने चाहिए। ठीक है। फिर पैरामिलिट्री डिफेंस, अगर आप बिलोंग करते हैं, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो भी आप इस काउंसलिंग में, अगर आप करंटली पोस्टेड हैं वहाँ पर, तो इसमें काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। आपको समझ में आया इसके डोमिसाइल क्राइटेरिया। अब बात करते हैं बच्चों बॉन्ड डिटेल्स की। देखो, बॉन्ड डिटेल्स मतलब कि
नीट एग्ज़ाम के बाद आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल गया, ठीक है। अब एमबीबीएस कॉलेज के बाद आपको सर्विस देनी पड़ती है, ठीक है। और उस सर्विस होती है, अगर आप वो नहीं देते हो बच्चों तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है, ठीक है। तो सर्विस, दो तरीके के बॉन्ड होते हैं बच्चों, सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। डिसकंटिन्यूएशन मतलब कि भाई आपने एमबीबीएस बीच में छोड़ दिया तो उसका पैसा भरना पड़ेगा, है ना। अगर आपने एमबीबीएस के बाद काम नहीं किया, सर्विस नहीं दी, तो भी आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, आपको 2 साल तक काम करना पड़ेगा, नहीं किया तो 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बात कर लेते हैं बच्चों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सको, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपको चाहिए नीट 2020 स्कोर कार्ड, आप जिस कॉलेज में अलॉटेड होगे उसका अलॉटमेंट लेटर, है ना, आपकी मार्कशीट 10+2 की, है ना, 10th और 12th की। उसके बाद आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो। 4 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए बच्चों, है ना। वैलिड वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, जो मैंने आपको बताया अगर डिफेंस पर्सन है तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बॉन्ड बैंक गारंटी बच्चों, अगर आप बॉन्ड के तहत एग्रीमेंट करते हो अपने कॉलेज से तो एक बैंक गारंटी होती है, उसका आपका एप्लीकेबल परफॉर्मा, एज पर द एप्लीकेबल परफॉर्मा आपको वो चाहिए, बैंक गारंटी आपको देनी होती है, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी, मतलब कि अगर आप इसके अंदर आते हैं बच्चों का आप पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया बच्चों। अब मैं आपको बता देती हूँ कि काउंसलिंग में कितने यहाँ पर राउंड्स होते हैं, क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कि आपके लिए जो मैंने बताया था रिफंडेबल फीस, वो आपको देनी पड़ सकती है, कब कब और कब नहीं देनी पड़ सकती, मतलब कब मिलेगी आपको वो रिफंडेबल फीस और कब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको दोनों फीस तो देनी ही पड़ती है, ठीक है। तो अब बच्चों बात कर लेते हैं राउंड 1 की। पहले तो आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे, जो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है आपके नंबर के हिसाब से, वो आप अपना फिल करोगे, ठीक है। पूरा आपने अपना मस्त अच्छी वाले कॉलेजेस की पूरी रैंक बना ली, फिल कर लिया, ठीक है, चॉइस फिलिंग कर ली, लॉक कर लिया, और उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अगर आपने बच्चों राउंड 1 में ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, अगर आप राउंड 1 में अलॉट कर दिए जाते हो, आपकी सीट मिल जाती है और आप ज्वाइन नहीं करते हो बच्चों, तो आपकी मनी जो होगी वो होगी आपकी मनी फीचर नहीं होगी। मतलब कि अगर आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट करते हो तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। फ्री एग्जिट मतलब होता है बच्चों कि आप उसकी सीट छोड़ सकते हो, आपकी जो रिफंडेबल फीस है वो आपके पास वापस आ जाएगी और आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो अपग्रेड नहीं हुए हैं और जिन्होंने राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया है ना, तो जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है और जो अपग्रेड नहीं हुए हैं 2 दिन डिक्लेरेशन से पहले, मतलब कि आपको रिजल्ट के पहले अगर आपने अपना सीट छोड़ दिया तो आप राउंड 1 के ही राउंड 1 के ही माने जाओगे और आपकी जो फीस है वो कहीं नहीं जाएगी, रिफंडेबल फीस आपको मिल जाएगी। यानी कि राउंड 2 के बाद अगर आप राउंड 1 की सीट छोड़ते हो तो राउंड 2 के रूल्स आपको सेट हो जाएंगे, समझ रहे हो, उसके रूल्स आप पे फिट हो जाएंगे। तो अगर आप राउंड 1 के ही अंदर अंदर अपनी सीट छोड़ोगे तभी आपको फ्री एग्जिट मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों राउंड 2 की। राउंड 2 क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले अगर आप फ्रेश अपग्रेडेड हो, यानी कि या तो आप फ्रेश कैंडिडेट हो, बाय चांस आप राउंड 1 में नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन, फ्रेश हो आप, या फिर आप अपग्रेडेड हो, यानी कि राउंड 1 में मिला था आप अपग्रेड कर चुके, राउंड 1 में आपने वेरिफिकेशन करने चले गए आप, ठीक है, कॉलेज में चले गए और अब आप अपग्रेड करना चाहते हो, मतलब कि दूसरे अच्छे बेटर कॉलेज में जाना चाहते हो जो आपको राउंड 2 में मिल चुका है, ठीक है। राउंड 2 में मिल चुका है और आपने अपनी बच्चों सीट ज्वाइन नहीं की है अलॉटेड वाली, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफीचर हो जाएगी, मतलब कि चली जाएगी, आपको आपकी रिफंडेबल फीस नहीं मिलेगी,
ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रमेश है, ठीक है, रमेश को राउंड 2 में सीट मिल गई और उसने वो सीट ज्वाइन नहीं करी, तो उसने जो रिफंडेबल फीस दी थी वो उसको अब वापस नहीं मिलेगी, फीचर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद वो फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट तो कर सकता है बच्चों, उसके बाद राउंड 2 के बाद वो फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, पर उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और सिक्योरिटी फीस भी दोबारा से देनी पड़ेगी। ठीक है। अब क्या होता है बच्चों कि जो बच्चों को सीट मिल गई है राउंड 1 में, ठीक है, और राउंड 1 में सीट मिल गई है और वो डिक्लेरेशन यानी कि राउंड 2 के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद सीट छोड़ते हैं। ठीक है। पहला मैंने बता रही हूँ, पहला जो है, पहले आप सुनना कि जो राउंड 1 के बच्चे हैं, सपोज करो राउंड 1 के बच्चे हैं और वो रिजल्ट के बाद यानी कि जो राउंड 2 के रिजल्ट के बाद सीट छोड़ते हैं। दूसरा, जो राउंड 2 के बच्चे हैं वो अपनी अलॉटेड सीट छोड़ते हैं। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो राउंड 1 का अगर आपने सीट राउंड 2 के रिजल्ट के बाद छोड़ा तो फीचर हो जाएगा, अमाउंट चला जाएगा आपका रिफंड का। ठीक है। तो वही मैं बता रही हूँ, विल नॉट बी अलाउड टू रिजाइन। क्यों रिजाइन नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने दिए थे पहले वाले कॉलेज में वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। अलाउड नहीं है, रिजाइन करना अलाउड नहीं है। समझ में आ गया पॉइंट? उसके बाद आपने अगर ज्वाइन कर लिया है राउंड 2 की सीट, ठीक है, तो आप अपग्रेड कर सकते हो राउंड 3 में। राउंड 3 में आप एलिजिबल हो पार्टिसिपेशन के लिए। ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आया? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं राउंड 3 में। राउंड 3 में क्या होता है कि अगर आपको राउंड 3 में सीट मिल चुकी है और आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपका जो पैसा है, आपका जो रिफंडेबल फीस है वो फीचर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद बच्चों आप स्ट्रे राउंड में नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। ठीक है। या फिर आपको, अगर आपने सीट ज्वाइन कर ली है राउंड 3 में तो, और मतलब आपने सीट ज्वाइन कर ली है राउंड 3 में, तो आप अलाउड नहीं हो स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है। तो दो चीजें हैं कि अगर आपने राउंड 3 में ज्वाइन नहीं किया है तो पैसा चला जाएगा, स्ट्रे राउंड में नहीं जा सकते, या फिर आपने राउंड 3 में ज्वाइन कर लिया है उसके बाद भी आप स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये 2 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया बच्चों तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है। अब स्ट्रे वैकेंसी में आते हैं बच्चों। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या लिखा है कि अगर आपको सीट मिल जाती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आप काउंसलिंग के पार्टिसिपेशन से हट जाओगे बच्चों। ठीक है। स्टेट काउंसलिंग के प्रोसेस से नेक्स्ट 1 ईयर तक बच्चों, क्योंकि स्ट्रे राउंड एक ऐसा राउंड है कि यहाँ पर आपको सीट लेनी ही लेनी है, आपको मिल गई है तो आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपने छोड़ा तो आपको नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट करने नहीं मिलेगा। ठीक है। आप तो नहीं चाहते होगे ऐसा हो, तो वो नहीं करना है। साथ ही में आपका जो फीचर हो जाएगा सिक्योरिटी अमाउंट जो आपने रिफंडेबल फीस दी थी। ठीक है। और जिन्होंने ज्वाइन किया है राउंड 3 काउंसलिंग में और वो अपनी सीट पहले छोड़ चुके हैं अर्लियर राउंड में, और जो जिन्होंने ज्वाइन किया है स्ट्रे वैकेंसी में, वो भी अलाउड नहीं है रिजाइन के लिए। तो रिजाइन नहीं करना है, हमें ये बताया गया है बच्चों कि रिजाइन नहीं करना है। आपको जब भी स्ट्रे सीट मिले, स्ट्रे वैकेंसी में अपनी सीट मिले, आपको वो नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपका कैंडिडेचर वहां से हट जाएगा, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपको इतना बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है। क्योंकि आपको ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अगर आप पहले दे चुके हो ना तो वो आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको वो सीट नहीं छोड़नी है ना। और ये किसका है? ये आपसे MCC NMC के द्वारा ये शेड्यूल्ड किया गया जो एडमिशन होता है, उससे पहले पहले अगर आप उसके बाद बोलते हो कि हमको ये सीट नहीं लेनी है तो वो अलाउड नहीं है, रिज़ाइन करना अलाउड नहीं है। ठीक है। अब बच्चों नोट ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन आप एक टाइम पे नहीं रख सकते अपने पास। ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको स्टेट कोटा में कोई सीट मिल जाती है और आपने ऑल इंडिया कोटा में सीट ले रखी है, तो आप दोनों जगह अपनी सीट को होल्ड में नहीं रख सकते। ठीक है।
आप कोई भी दोनों सीट में, अगर आपको राउंड 2 और राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको एडमिशन मिल चुका है और आप स्टेट कोटा में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ऐसी सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 2 इंस्टीट्यूशन एक साथ आप होल्ड में नहीं कर सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही। और दूसरा ये कि अगर आपको जो अपनी रिफंडेबल फ़ीस है वो मिलनी होगी, तो अगर आपको मिलनी होगी तो वो आपके जो आपने एडमिशन फ़ीस दी होगी उसी के साथ ही एडजस्ट हो जाएगी, या फिर आप अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे सकते हो, आपको उसके थ्रू आपकी रिफंडेबल फ़ीस आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी बच्चों राजस्थान काउंसलिंग के लिए, जो कि दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप काउंसलिंग करने जा रहे हो तो। ठीक है, हर स्टेट की अलग पॉलिसीज़ होती हैं, अलग फीस होती हैं, तो वो आपको ज़रूरी है कि आप समझें कि किस स्टेट में क्या रूल्स हैं, कैसे आपका बॉन्ड पॉलिसी है, क्योंकि बॉन्ड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो आपको समझना चाहिए कोई भी कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, तो ये बहुत सारी ट्रिकी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा टफ लगती हैं नीट एग्ज़ाम के बाद, कि कैसे काउंसलिंग होगी, क्या होगा। तो बच्चों हम आपके लिए लेके आ गए हैं बहुत ही सारे वीडियोस और आपके काउंसलिंग कराने, ताकि आपके जो ये काउंसलिंग का स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जाए और आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आए और आप एक बेटर कॉलेज में जा सकते हो। काउंसलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसमें आपका कम नंबर आके भी आप बेटर कॉलेज में जा सकते हो अगर आपने अच्छे से काउंसलिंग करा ली तो। ठीक है, तो आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, आप उसको फिल करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना। ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग वीडियोस आती रहेंगी, तो इसके लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और उन बच्चों से भी शेयर करो जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ है। फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।